तो जो आपने बताया वो उसका ये है कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत अगर आप किसी भी का नाम चेंज करते हैं ना तो वो सिंपल मेजॉरिटी में ही होता है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर हो रहा है, नाम को चेंज करें तो 8 शेड्यूल जो है जिसमें कि आप कोई भी नए लैंग्वेज को ऐड कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोगों ने एक आइडिया ले लिया है अच्छे से कि चीज़ें क्या क्या हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। तो थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। एक थोड़ा सा ब्रॉड लाइन मैं आपको दे देता हूँ कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग क्या है। ये बस पासिंग रेफरेंस है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अभी है उसका बेसिस क्या रहा है ना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिस क्या रहा है। तो देखो, इसकी स्टोरी ऐसे समझो कि हमारा जो पूरा एक जर्नी रहा है कॉन्स्टिट्यूशन तक मैटर जब तक आया, उससे पहले एक होल सेट ऑफ एक बैकग्राउंड है उसका, है ना। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों को रूल कर रही थी, यहाँ पे इंडिया में थी, तो उसको गवर्न करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स लाए गए हैं। बेसिकली क्या है, 1600 में हम लोग जानते हैं कि ये आई तो थी ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर 1757 के बाद हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ पलासी हुआ। बैटल ऑफ पढ़े हो हिस्ट्री, थोड़ा सा क्या पढ़ाया गया हिस्ट्री में? एंशियंट पढ़ाया गया। ठीक है, तो मैं एकदम बेसिक हिस्ट्री दूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो। 1757 के बाद ना ब्रिटिशर्स यहाँ बहुत पावरफुल हो गए, ब्रिटिशर्स यहाँ पर। ठीक है, और वो कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ पलासी था। बैटल ऑफ पलासी कहाँ है? आपका मुर्शिदाबाद जो कोलकाता के पास है, इसी के इर्द गिर्द ये एरिया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स काफ़ी पावरफुल हो गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी पावरफुल हो गई, वो आई और वो गवर्न करने लगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वगैरह सब में वो हिस्सा लेने लगी। और मोर सो हम लोग देखते हैं कि 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसके बाद वो और भी पावरफुल हो गई, है ना। और 65 में हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव वगैरह के अंडर में हम लोग देखते हैं कि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में डुअल गवर्नमेंट होने लगा। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे डुअल गवर्नमेंट होने लगा, मतलब कि ये जिम्मेदारी खुद कुछ नहीं ले रहे थे, लेकिन पूरा टैक्सेशन का सारा पावर अपने पास रख रहे थे, दीवानी राइट्स हो गया, ये सारी चीज़ें अपने पास रख रहे थे। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो वही जो नवाब सब थे उनको ही जिम्मेदारी दी गई थी। तो दे हैड ऑल द रिसोर्सेज विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और द नवाब्स हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट द रिसोर्सेज। तो एक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चालू हो गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिया के रिसोर्सेज को। जब ये बात पता चली आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उन लोगों ने ये देखा कि भाई ये तो पूरा, क्योंकि देखो ये समझना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बस एक कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी। कहाँ से आई है? इंग्लैंड से। क्या कर रही है? ट्रेड। ट्रेड में उसका मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब लंदन से कोई और कंपनी आकर के इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, है ना। और ना सिर्फ उसका ट्रेड इंडिया के साथ है, बल्कि इंडिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, टी में है, बाकी बहुत सारी चीज़ों में। तो ये आती है और ट्रेड करती है। पर ट्रेड के नाम पर अब क्या करने लगी है, कैलकाटा में आकर के वो रूल भी करने लगी है, क्योंकि कैलकाटा का बैटल ऑफ पलासी वो जीत चुकी है। तो आई तो थी रूल करने, ट्रेड करने के लिए, पर अब रूल भी करने लगी है। रूल कैसे कर रही है? नवाब लोगों को हटाया नहीं, नवाब अभी भी हैं, पर जो भी टैक्सेशन वगैरह का जो जरिया है वो अपने पास रख रखा है। टैक्सेशन जैसे कि दीवानी राइट्स, मतलब आपके खेती में जो भी पैसा आ रहा है ये सब वो सब आप हमें दीजिए, है ना।
और नवाब जिसके पास पैसा होना चाहिए गवर्न करने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ना कि एक बहुत मेजर करप्शन स्टार्ट हो जाता है, और ये जितने भी इनके उस वक्त के लीडर्स रहते हैं, चाहे रॉबर्ट क्लाइव हो, चाहे वॉरेन हेस्टिंग्स हो, ये सब बहुत सारा पैसा कमा करके अपने आप को पर्सनल गेन्स के लिए वो रिच होने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में ये नज़र पड़ती है इंग्लैंड पार्लियामेंट की, और वो देखता है भाई ये तो मेरा ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, जितने भी लोग घर आ रहे हैं वापस, वो एकदम रिचेज में वापस आ रहे हैं, मतलब डायमंड, हीरा जवाहरात ये सब लेकर के आ रहे हैं, पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत खराब है। मतलब अपने प्राइवेट गेन से आ रहे हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ये तो कंपनी है ना, जैसे मान लो कि कोई भी आज की कंपनी, टाटा कंपनी हो गई या रिलायंस की कंपनी हो गई, वो कंपनी हो गई, तो इनको गवर्न कौन करता है? कोई भी कंपनी को गवर्न करता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ रहे हो? ये बेसिक छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बड़ी कहानी बता रहा हूँ छोटी छोटी बातों से। तो इसने देखा कि इनका जो सबसे फेवरेट और सबसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी कॉलोनी रही है ब्रिटिशर्स की, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, पर देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत खराब है, इनके रिसोर्सेज नेगेटिव में जा रहे हैं, माइनस में जा रहा है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश बैंक से लोन मांगने लगता है कि भाई हमें लोन चाहिए। तो जब ये लोन मांगता है तब इन्हें लगता है भाई ये तो उन्होंने बबल बना करके रखा हुआ है, ये तो सारे अपना प्राइवेट प्रॉफिट करके वापस आ रहे हैं, कंपनी को तो इन लोगों ने हालत खराब कर दिया है। तो पहली बार ये होता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेकर के आते हैं पहली बार, इसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि अब पैसा मांग लियो आप, तो पैसा अगर कोई दे रहा है तो फिर आप पे शर्त लगाएगा कि उसको आप पे कैसे करोगे, उसका इंटरेस्ट कैसे दोगे, ये सारी चीजें। तो बोलता है ठीक है मैं पैसा तो तुम्हें दे दूंगा, बट अब तुम्हारा जो भी मैकेनिज्म है, जो फंक्शनिंग है ना, वो अब मैं डिसाइड करूंगा कि किस तरीके से चीजें होती है। तो पहली बार हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेकर के आता है, और पहली बार हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, अच्छा उस वक्त वो धीरे धीरे अपना ग्राउंड गेन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहली बार हम लोग देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स को पहली बार हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल बना के भेजता है, और इसके साथ बोलता है कि यार जाओ, तुमको मैंने दिया 4 और मेंबर्स जो तुम्हारे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर रहेंगे, इनके साथ मिलकर के तुम गवर्न करो। जैसे मान लो कि अब कोई भी कानून बनाना है कैलकाटा प्रोविंस में, ये कैलकाटा में हो रहा है क्योंकि कैलकाटा में उस वक्त इन लोगों का होल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो टिपिकली गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, और वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ 4 गवर्नर जनरल और रहेंगे जिसके साथ मिलकर के वो गवर्न करेगा। और वहीं पर वो लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा भी बना देते हैं, और इसका जो चीफ जस्टिस होता है उसका नाम होता है एलिजा एम्पी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहली बार कुछ चेंजेस करके लाता है ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू। ये क्या करता है कि पूरा जो भी है इन लोग का जो प्राइवेट जो ट्रेड है उसको बंद कर देता है। बोलता है कि अब तुम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करो और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ, और जो भी तुमको करना है एक जस्टिस सिस्टम का मैकेनिज्म क्रिएट कर देता है, और इन लोगों के लिए एक सिस्टम क्रिएट कर देता है कि तुम अब इस तरीके से चीज़ों को लेकर के जाओगे। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना होकर के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सेटअप होता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है अब एक तरीके से इसका पूरा मैनेजमेंट देखेंगे। तो यहीं से वो कहानी शुरू होती है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करते करते जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शेप बढ़ता चला जाता है और वो एक बड़ा ब्रिटिश एम्पायर के तौर पर बड़ा होता चला जाता है, तो ये सब रेगुलेटिंग एक्ट अल्टीमेटली आपका, फिर हम लोग देखते हैं कि पिट्स एक्ट ऑफ 1784, फिर हम लोग देखते हैं कि 1813, 1833, 1853, ऐसे करते 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 हम लोग देखते हैं 1935 तक बन करके आता है। और उसी के बाद डायरेक्टली 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, और हम लोग देखते हैं 1930 से ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको इसमें स्पेसिफिकली बता रहा हूँ क्या क्या रेलेवेंट है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि आपका पिट्स एक्ट ऑफ 1784 आता है। पिट्स एक्ट ऑफ 1784 में हम लोग देखते हैं कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल
क्रिएट होता है, मतलब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों रहेगा, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और सारी चीजों को देखते हैं और इसी तरीके से सिस्टम आगे बढ़ता है। और सबसे पहले फिर आता है 1813। अब 20-20 साल के लिए हम लोग देखते हैं 1813, 1833, 1853। 1853 के बाद हम लोग देखते हैं कि 1857 का रिवोल्ट आ जाता है, तो फिर उसके बाद फिर से कंप्लीटली चेंजेस लाता है 1858, 1861, है ना, 1892। तो हम लोग देख रहे होते हैं कि किस तरीके से चेंजेस को वो लाता है, और ये चेंजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हुए चले जाएंगे कि क्या क्या है। 1813 एक बेहद इंपॉर्टेंट फेज होता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त नेपोलियन का राइज होता है। कहां? फ्रांस में। नेपोलियन का नाम सुना है किसी ने? सुना है ना? नेपोलियन का राइज होता है फ्रांस में, और फ्रांस जो होता है वो एंटी ब्रिटिश होता है। एंटी ब्रिटिश होता है तो क्या करता है? यूनाइटेड किंगडम जो कि इंग्लैंड है और फ्रांस के बीच का जो ट्रेड है वो खत्म कर देता है। करेगा ही, दोनों के बीच, जैसे मान लो अभी इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद कम हो जाता है क्योंकि दोनों के बीच टर्म्स अच्छे नहीं है। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा? बाकी यूके की, बाकी जो इंग्लैंड की और कंपनीज है उसका फ्रांस का मार्केट बंद, तो वो दूसरा मार्केट ढूंढेगी ना भाई, मेरा मार्केट बंद हो गया तो अब मैं दूसरा मार्केट ढूंढूंगा। तो वो जाकर के लॉबी करती है और बोलती है कि हमें इंडिया के साथ भी ट्रेड करने का मौका दिया जाए, हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। पर इंडिया के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली किसकी रहती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इतना स्ट्रॉन्ग लॉबी लगाता है, बोलता है कि चलो ठीक है। तो पहली बार हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है वो 1813 में खत्म हो जाता है। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे नहीं मानता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बोलता है तुमको हम हर साल 10.5% डिविडेंड देंगे, पर तुम अपनी मोनोपोली खत्म करो, बाकी और लोग भी आना चाह रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया की जो इसकी जो मोनोपोली है इंडिया के साथ ट्रेड में वो खत्म हो जाती है, पर इसकी मोनोपोली चाइना के साथ अभी भी रहती है और चाय में इंडिया के साथ अभी भी रहती है। बात समझ में आ रहा है? कहानी कैसे कैसे करवट ले रही है वो समझो, ताकि तुमको ये बेहतर समझ में आ जाए। और 1813 में ये बोलता है कि भाई ठीक है, और भी कुछ कुछ प्रोविजन होता है, जैसे 1 लाख रुपए निकाल के रख देता है एजुकेशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें हैं जो 1813 में आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है। फिर 20 साल और आगे आ जाओ, 20-20 साल के लिए ऐसे कानून बनाता है। 1833 में क्या होता है? 1833 में हम लोग देखते हैं कि विलियम बेंटिक करके एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। अब तक क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स 1773 में जो बनाया गया था वही था। पहली बार हम लोग देखते हैं कि ये 1833 में आते आते क्या होता है? विलियम बेंटिक को क्या बनाया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहीं से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया शुरू होता है और यहां पर सारा पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहां पे हो जाता है। तब तक ब्रिटिश एम्पायर ना एकदम बड़ा भी होता चला जा रहा है और इसका ट्रेड का जितना भी फंडा था सबको बंद कर देता है। अब सिर्फ वो एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे राइज होता है। अभी तक क्या था? ट्रेड में 2 चीज बच रहा था, इसको भी खत्म कर देता है, इसका मोनोपोली इसमें भी खत्म कर देता है और बोलता है भाई अब तुम पहले अपना पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ही संभालो, ट्रेड वेड को छोड़ो। इंडिया एक बड़ी कंट्री हो गई है, अब तुमको इसको मैनेज करने आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं पॉलिटिकली फिर इसको गवर्न करना शुरू करना पड़ता है विलियम बेंटिक। और इसके ही अंदर सारा जितना भी बाकी प्रोविंसेस है, जैसे मुंबई, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, ठीक है, ये सब इसके अंदर ही आता है। यानी ये सबसे बड़ा पावर बन के उभरता है। और हम लोग देखते हैं कि 1813 और 1833 का कॉन्टेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा होता है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया एक मेजर मार्केट का सोर्स बनता है। यानी इंडिया में कैसे करके गवर्न किया जाएगा वो इससे डिसाइड होता है। और 20 साल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया जाता है 1853 तक में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1853 में पहली बार, अच्छा ये जो है ना आपका यहां पर, यहीं पे आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया
मकौले वगैरह ये सबको यहाँ पे लाया जाता है। मकौले का नाम सुना आपने, है ना? मकौले को डाला जाता है एज अ फोर्थ मेंबर। 3 मेंबर चल रहा है, पहले शुरुआत कितना में था, किया था 4 मेंबर से, फिर उसको कम करके 3 मेंबर कर देता है। यहाँ पे पहली बार फिर चौथा मेंबर डालता है, ठीक है? तो जब जब कानून बनाना होता है मैकॉले को लाता है, और मैकॉले एक्ट्स एज इस गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मेंबर रहता है। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं फिर से बता दूं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी आया है ना, उसका एक हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि अचानक से प्रकट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमें। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ऐसे बिना बात के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बात करने लगे, उसका एक इतिहास है, और उसका इतिहास हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब आया कहां से। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आना शुरू हुआ ना, तब से वो इंडिया को गवर्न करने के लिए अलग अलग तरीके से कानून लेकर के आ रहा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक ट्रेडिंग कंपनी से लेकर के एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर जो उभरा है, तो इंडिया की तरफ उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ती चली गई हैं। उसी को हैंडल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग एक्ट लेकर के वो आया। उसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1773 से लेकर के 1947 तक किस तरीके से वो रूल करते हुए वहां तक पहुंचा है, ताकि हम लोगों को एक पता चले। जैसे हम लोग 1930s में इंटर करेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पूरा सिस्टम चेंज हुआ, और संविधान बनाने का अधिकार हम लोगों को चाहिए, इंडियंस डिमांड करना शुरू करते हैं। अभी तक इंडियंस लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, अभी कुछ ही कुछ लोग थे जो इनलाइटेंड थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय वगैरह, या वेस्ट से पढ़े हुए लोग थे जिनको थोड़ा बहुत एक आइडिया हो रहा था कि किस तरीके से ये सब गवर्न हो रहा है। क्योंकि देखो इस वक्त अभी भी आपका मुगल रूल चल रहा था, हालांकि वो मुगल रूल बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन अभी भी लोगों को इतना गवर्नेंस के बारे में, वेस्टर्न गवर्नेंस के बारे में नहीं मालूम था कि कैसे गवर्न करते हैं। अब तक क्या था कि अगर कोई हुकूमत कर रही है तो राजा वहीं रहता था, और राजा दिखता था कि यहाँ पे ये राजा है। ये पहला केस था कि रानी बैठी हुई है कहीं लंदन में या इंग्लैंड में, और उसका कोई एजेंट वाइसरॉय बन करके यहाँ पे काम कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये एक नया एक्सपीरियंस था इंडियंस के लिए। और अभी तक देखो कि एक मिडिल क्लास इंडिया उभर करके नहीं आया है। पहली बार हम लोग देखते हैं कि 1853 में सिविल सर्विसेज को वो ओपन करने की बात करता है कि भाई सिविल सर्विसेज को हम लोग ओपन करेंगे एक आम इंडियंस के लिए भी। समझ रहे हो? तब हम लोग क्या देखते हैं, क्यों चाहिए था उसको? क्योंकि वैसा उसको एक ग्रुप ऑफ इंडियंस बनाना था जो कि वो जो भी बोले वो बिना सवाल किए बात मान ले। तो दे वांटेड द ब्रिटिशर्स विथ ब्राउन स्किन। उनको पता था कि इंडिया को अगर हमें हुकूमत करना है तो हम लोग तभी कर पाएंगे जब यहाँ के लोग हमारे लॉयलिस्ट, एक क्लास ऑफ लॉयलिस्ट हम लोग क्रिएट कर पाए। जब तक हम वो लॉयलिस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना, इतना हमारे में सक्षमता नहीं है कि हम इंग्लैंड से लोगों को लेकर के आएंगे और वो इंडिया में हुकूमत कर पाए। तो हमें यहीं पे क्रिएट करना पड़ेगा एक मिडिल क्लास। तो हम लोग देखते हैं लॉयर्स, एजुकेटर्स, सिविल सर्वेंट्स, ये सब जितने भी लोग थे जो सो कॉल्ड लंदन से पढ़े हुए, वेस्ट से पढ़े हुए लोग, दे यूज्ड टू बिहेव लाइक ब्रिटिशर्स। दे वर ब्रिटिश लाइक इंडियंस। बात समझ में आ रहा है? और वो एक क्लास ऑफ लॉयलिस्ट क्रिएट करने में 1853 से ब्रिटिशर्स अपना रोल शुरू करता है। बात समझ में आ रही है? पर 1853 के बाद हम लोग देखते हैं कि 57 में रिवोल्ट हो जाता है और झटका लगता है ब्रिटिशर्स को। वो कंप्लीटली पूरी तरीके से ओवरहॉल करता है सारी चीजों को। वो बोला भाई अब जब तक हम लोग अगर प्रिंसली स्टेट्स ना हो, अगर ये सब रजवाड़े ना होते तो हमें तो इंडियन लोग भगा दिए होते 1857 से ही। अब हमें क्या करना पड़ेगा? रीवैम्प करना पड़ेगा। जहां पर भी अब है, अब क्या करने लगे? ब्रिटिशर्स को मेजर मेजर पोजीशंस पे डालने लगे। पहले क्या था, इंडियंस को भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया। तो हम लोग देखते हैं, मैं आपको एक पूरा डिक्टेट करवाऊंगा, अभी मैं बस आपको कहानी बता दे रहा हूं, थोड़ा सा वो सुन लीजिएगा। 1858 में हम लोग देखते हैं कि पूरी तरीके से लंदन में इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। कैसे? वाइसरॉय स्टार्ट कर देता है, वाइसरॉय का रूल शुरू कर देता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा देता है। और यहीं पे हम लोग देखते हैं कि वाइसरॉय इंडिया में रहेगा, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या रहेगा? लंदन में क्राउन रहेगा, और क्राउन के साथ हम लोग देखते हैं कि आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रहेगा। जैसे आप नाम सुनते होंगे ना, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मोरले मिंटो रिफॉर्म। तो ये मोरले कौन है और मिंटो कौन है? मिंटो आपका वाइसरॉय है और मोरले आपका क्या है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। बात समझ में आ रहा है? या मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुनते हैं तो लॉर्ड
चेम्सफोर्ड कौन है? आपका वाइस रॉय। और मॉन्टेक कौन है? आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है ना वो लंदन में बैठता था और वाइस रॉय इंडिया में बैठता था। इसकी जवाबदेही डायरेक्टली इसको थी। ये मेन बॉस था जो लंदन में बैठता था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। वो यहीं से स्टार्ट करता है 1858 से। इंडिया को गवर्न करने के लिए कंप्लीटली नया ओवरहॉल करता है। तो ये तो लंदन में किया। फिर हम लोग 1861 में आ जाते हैं। 1861 में हम लोग देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारा चेंजेस लाता है। क्या क्या चेंजेस लाता है हम लोग देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग उस वक्त रहता है। लॉर्ड कैनिंग वो पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर के आता है इंडिया में। जो अभी का कैबिनेट है ना वो लॉर्ड कैनिंग लेकर के आता है यहां पर 1861, ताकि वो गवर्न कर सके बेहतर तरीके से। तो ऐसे करते करते ये आगे बढ़ रहा है। 1892 तक पहुंचता है बात। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1909 में पहुंचता है और इसी को हम लोग कहते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म। यहां पर क्या करता है कि पहली बार कम्युनल इलेक्टोरेट लेकर के आता है। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम्स के मैटर में कम्युनल इलेक्टोरेट लेकर आता है। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब क्या? एक मुस्लिम अगर खड़ा हो रहा है उसको वोट सिर्फ मुस्लिम ही दे सकता है। कम्युनल इलेक्टोरेट वाला सिस्टम लाता है। क्योंकि देखो 1909 हो चुका है, 1906 में मुस्लिम लीग बनाता है ये लोग। क्यों? क्योंकि कांग्रेस बहुत पावरफुल बन करके उभर चुका है। उसको काउंटर करने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए मुस्लिम लीग लेकर के आता है और मुस्लिम्स को बोलता है कि भाई हम तुम्हारे फेवर में काम कर रहे हैं, तुम आओ मुस्लिम लीग बनाओ, लेकिन तुम कांग्रेस को रोको और हम तुमको एक कम्युनल इलेक्टोरेट भी लेकर के आते हैं। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब उस पर्टिकुलर सीट से सिर्फ अगर मुस्लिम खड़ा होगा उसको वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कम्युनल इलेक्टोरेट लेकर के वो पहली बार 1909 में लेकर के आता है। तो ये देखो पूरा गवर्न करने का सिस्टम कैसे बढ़ता चला जा रहा है, 1909 तक पहुंच गया। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1919 और 1935, इसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या होता है इस मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में? हम लोग देखते हैं कि पहली बार बाई कैमरलिज्म, यानी जो अभी का लोकसभा और राज्यसभा है ना, वो पहली बार यहां से आता है। यहां पर पहली बार बाई कैमरलिज्म यहां लेकर के आता है और एक डायरकी लेकर के आता है। डायरकी, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, इसको कभी नहीं सुना है क्या? कितने लोगों ने कभी नहीं सुना डायरकी? बताइए, कोई बात नहीं, हाथ उठाइए। नहीं सुना है डायरकी? ठीक है, कोई बात। देखिए, शायद मुझे लगा कि हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा था 1919 तक में, क्या होता है, गांधी जी आने वाले हैं सिस्टम में। गांधी जी इंडिया के पॉलिटिक्स में 1919-1920 में इंटर कर जाते हैं। उससे पहले क्या है, सेल्फ गवर्नेंस देने का एक मैकेनिज्म है जो लेकर के ये चाहता है। तो इंडियंस को और आजादी देने की कोशिश कर रहा है कि आप पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकते हैं। पहली बार डायरकी लेकर के आता है। मतलब डाई मतलब दो, आर्क मतलब रूल, मतलब ये पूरे सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड कर देता है। रिजर्व सब्जेक्ट, जैसे अभी स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया ना, पहली बार ब्रिटिशर्स ऐसा करता है। अब इंडियंस लोगों को ना पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस के तौर पे एंटर करने का मौका यहीं पे देता है कि अगर इंडियन लोग चाहता है कि कोई कानून बनाए, तो पहली बार ये 1919 में हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात करता है कि आ जाओ, ठीक है इंडियंस, तुम लोग आना चाहते हो डायरेक्ट इलेक्शन में, आओ। अब जो इंडियंस इलेक्ट होकर के आ रहे हैं ना, मतलब अब आ रहे हैं तो वो उनका अपना चीफ मिनिस्टर और अपना मिनिस्टर बन रहा है। उन लोगों को दे दिया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और जो गवर्नर जनरल खुद है वो अपने पास रखा रिजर्व सब्जेक्ट। इसका मतलब ये कि रिजर्व सब्जेक्ट में मान लो कि पानी है, वाटर अपने पास रखा रिजर्व, और एग्रीकल्चर दे दिया ट्रांसफर्ड में। तो इधर मैं कुछ काम करना चाह रहा हूं तो मुझे तो पानी चाहिए होगा, तो पानी चाहिए तो आप आना पड़ेगा। अच्छा, इसका पूरा पावर गवर्नर जनरल
अपने पास और अपना ब्यूरोक्रेट जो भी है उसको दे रखा है। तो अब इससे तुमको क्लैश होने लगा। तो यहीं से शुरू होता है हमारे फोर फादर्स का ये कहानी कि भाई हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। हम लोग आ तो जाते हैं इलेक्ट होकर के, पर हमारी डिपेंडेंसी गवर्नर जनरल पर है, वो हम लोगों को कुछ देता ही नहीं है, कोई हमारा काम ही नहीं करता है। तो ये डायरकी को हटाने की बात होती है 1919 में। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मतलब गर्मी नहीं लग रही है यार? थोड़ा सा एसी चलो यार। कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं है क्या? एक एसी चला दो कोई भी। ठीक है, चलो इतना पहले आप लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इतना पहले लिखो, वरना होगा क्या कि चीजें फिर खिंच जाएंगी। इतना पहले लिख लो आप। मिनिमाइज्ड, तो मिनिमाइजेशन का क्या है? नहीं नहीं, मिनिमाइज करना मुझे इसको, पीपीटी मिनिमाइज कैसे होगा ये? पीपीटी निकलना है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखो, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पहला लिखिए आप लोग। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो पहला पॉइंट लिखिए, कंपनी रिटेन्स पोजीशन, कंपनी रिटेन्स पोजीशन नेक्स्ट, जितना मैं बता रहा हूं उतनी लिखिएगा, ठीक है। कंपनी रिटेन्स पोजीशन। दूसरा लिखिए, कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स, कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। उसके बाद लिखिए फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बगल में लिखिए फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश कैबिनेट, द ब्रिटिश कैबिनेट was given the right to exercise control over, the right to exercise control over Indian affairs, Indian affairs, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लिख दीजिए नाम, वॉरेन हेस्टिंग्स, WARREN, वॉरेन हेस्टिंग्स, WARREN, वॉरेन हेस्टिंग्स।
ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, establishment of Supreme Court in Calcutta, establishment of Supreme Court in Calcutta, establishment of Supreme Court in Calcutta, ठीक है, establishment of Supreme Court in Calcutta। तो देखिए, अगर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772 का देखें तो रेगुलेटेड ईस्ट इंडिया कंपनीज, इंडियन टेरिटरीज, बैंड एम्प्लॉइज फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स ऑफ ब्राइब्स, Governor of Bengal changed to Governor General of Bengal. Supreme Court was established in Bengal. Administration by Governor General and Council with 4 members, and laid the foundation to central administration in India. ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आ जाइए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया ऑफ 1784। तो पहला बुलेट पॉइंट लिखिए, डुअल कंट्रोल सिस्टम, डुअल कंट्रोल सिस्टम, डुअल कंट्रोल सिस्टम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग है और ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है। ये देखिए, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि आप लोग एकदम बेसिक से आप लोगों को समझना चाहिए, जरूरी है, इसलिए मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझिएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री है, मुझे नहीं मालूम था कि आपका हिस्ट्री नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताना जरूरी है। एक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट है। मैं फिर से बता रहा हूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रहा हूं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपका कहां बैठा हुआ है? इंग्लैंड में बैठा हुआ है। वो क्यों इतना इंटरेस्ट शो कर रहा है अचानक से? अभी तक इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था, पर वो देखता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको मैंने लाइसेंस दे रखा है जाकर के ट्रेड करने के लिए, ये जा रहा है दुनिया भर में घूम करके ट्रेड कर रहा है, तो इंडिया में भी आकर के ट्रेड कर रहा है, पर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉस हो रहा है, जबकि बाकी जो प्लेयर्स हैं, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, वो बड़े अरबपति करोड़पति बन करके वापस घर आ रहे हैं। तो इसके जो काम करने वाले लोग हैं ना, जो भी इसके सर्वेंट्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, मतलब अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो यार सिविल सर्वेंट, आप सिविल सर्वेंट करप्ट अगर हो गए हैं और पैसा कमा रहे हैं, और जो सरकार के एक्सचेकर में पैसा जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, और उसके एक्सचेकर की जगह आप अपने प्राइवेट अपने नीड्स के लिए पैसा रख रहे हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही कुछ कहानी चल रहा है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कि ये सर्वेंट्स का अकाउंटेबिलिटी बढ़ाया जा सके और ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जा सके, ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो 1773 में हम लोग देखते हैं कि क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा, बहुत इंडिया जो है ना, इसको कहा जाता है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ ब्रिटिश, सोने की चिड़िया, या जो भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कमाई का बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स था। तो ऐसे ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं छोड़ सकता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या कर रही है ना, उस पर वो अपना कंट्रोल रखना चाहता है और देखना चाह रहा है भाई कि तुम कैसे कर रहे हो अपना काम। तो अब ये दो तरीके का काम कर रहा है, पहले सिर्फ ट्रेड कर रहा था, पर अब वो गवर्न भी करना चाह रहा है। तो धीरे धीरे ना अच्छा, इसको चाहिए पैसा, तो ये धीरे धीरे ना एक्सचेकर पे अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, बोल रहा है कि तुम अपना जो भी राजपाट कर रहे हो करो, मेरे को पैसा पे ध्यान देने दो, क्योंकि मैंने तुमको पैसा दिए रखा है, लोन दे रखा है, मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए, और जो तुम पैसा कमा रहे हो उसका मेरे को ब्यौरा चाहिए, पूरा हिसाब किताब चाहिए। इसीलिए ये अलग अलग कानून बना करके, देखो यहां पर 1784 में क्या कर रहा है, डुअल कंट्रोल कर रहा है। डुअल कंट्रोल मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कर रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो अब दोनों घुस गया, ये दोनों चाह रहा है कि भाई, इसी को कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। समझना, प्रीलिम्स में सवाल आता है, लक्ष्मीकांत भी खोलोगे तो बहुत सारे सवाल हैं जो इससे बनते हैं, इसलिए मैं इस पर फोकस करना चाह रहा हूं। समझना, इसको भी भूल जाओगे तुमको हिस्ट्री नहीं आता, जितना मैं बता रहा हूं पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना समझो। तो दोनों गवर्न करना चाह रहा है, इसलिए इसको डुअल गवर्नमेंट कहा जा रहा है। और ये पहली बार ना, इस पूरे इंडिया के जो भी टेरिटरी है ना, उसको पहली बार बोलता है कि ये ब्रिटिश का पोजीशन है, पहली बार। कब बोलता है? 1784 में। तो लिखो ये, इट कॉल्स, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्स
The British government calls the territories in India as the British possessions in India. As the British possessions in India. ठीक है, तो अब देखो जब डुअल गवर्नमेंट बना रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में कौन काम कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कौन काम कर रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो लिख लो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, हाँ, मतलब सबने अपना अपना रोल बांट लिया था कि ये पॉलिटिकल और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी आपका कैबिनेट मिनिस्टर है वो सब इसके अंदर, दे आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग इवेंचुअली, एंड दे आर ऑल्सो रेगुलेटिंग दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक तरीके से ये कैबिनेट मिनिस्टर ही बैठा हुआ है इसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। समझ रहे हो आप? पूरा कैसे हटता है यार ये? दिस इज अ डिफरेंट बोर्ड दैट आई डोंट। पूरा एक बार में नहीं हटता है। Do I slide this? ठीक है, चलो तो देखो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है क्यों बनाया गया है? टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कंपनीज सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स। इस पे पूरा कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया जा रहा है। और कौन कौन है इसके अंदर? चांसलर ऑफ एक्सचेकर। क्या होता है ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये सारे इसके अंदर है। तो लिख लो बस हल्का सा बुलेट पॉइंट में लिखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म्ड टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कंपनीज, सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ठीक है, एंड रेवेन्यू अफेयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। Governor General and Commander in Chief both were there in the council, मतलब काउंसिल के अंदर कमांडर इन चीफ भी है और गवर्नर जनरल भी है। ठीक है, बोथ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ वेयर इन द काउंसिल। ठीक है, ये पिट्स इंडिया एक्ट, डुअल कंट्रोल है, कंट्रोल कर रहा है उसको, इंट्रोड्यूस कमांडर इन चीफ इन ब्रिटिश क्राउन आर्मी, ये चीज। फिर ये छोड़ दो, 1813 में आ जाओ, 1813 में आ जाओ, 1813 में लिखो, द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी is removed नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1 लाख रुपी
is given for the revival of literature and promotion of scientific knowledge तो ये 1 लाख रुपए कौन दे रहा है? स्टेट दे रहा है, स्टेट। यानी ये पहला इंस्टेंस है जब स्टेट जिम्मेदारी ले रहा है एजुकेशन का। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए दे रहा है, और ये पहली बार होता है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन। उस वक्त क्या हो रहा था? स्टेट जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। तभी आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे कॉलेजेस जो खुल रहे थे वहां पर, वो उस समय के जो भी वेल ऑफ लोग थे ना, वो लोग खोल रहे थे। चाहे राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे आपका रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हो, ये लोग थे जो लोग खोल रहे थे। चाहे हिंदू कॉलेज हो, ये सारे कॉलेजेस हो, सारे वो लोग खोल रहे थे। ये पहली बार होता है कि जब स्टेट जिम्मेदारी लेता है, बोलता है चलो 1 लाख रुपए हम लोग देंगे ताकि प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज हो सके। ठीक है, 1833 लिखिए, 1833 स्टार मार्क कीजिए, 1833 इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस 1833 को स्टार मार्क कीजिए। सेंट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूरोपियन इमिग्रेशन and the ownership of property of Europeans in India starts नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया is created under Bentinck। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ends all commercial activities of East India Company, ends all commercial activities of East India Company, that is it is made purely administrative body। लिंक समझ पा रहे हैं? यहां पे अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया है, कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म हो गया। इससे पहले क्या किया? उसका मोनोपोली खत्म किया, सिर्फ टी और चाइना में था, अब वो भी खत्म करके इसको कंप्लीटली हटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसको स्टार मार्क कीजिएगा, प्रीलिम्स से पूछ सकता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया was established and Lord Macaulay was appointed as a member of the Council of Governor General। The Council of Governor General। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज स्टार्ट्स, और ब्रैकेट में लिखिए ओनली ऑन पेपर
It actually starts in 1853. It actually starts in 1853. It actually starts in 1853 in spirit. In spirit. ये जो अभी का सिविल सर्विसेज है ना, उसके बारे में पहली बार बात 1833 में किया जाता है, पर नाम मात्र के लिए बात किया जाता है, काम असल में 1853 से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट लिखिए एक्ट ऑफ 1853. एक्ट ऑफ 1853. वो तो आपका लेट 1916-17 में बने है ना, वो तो लंदन जाकर के उन्होंने एग्जाम दिया है. 3rd रैंक था उनका, 3rd 4th रैंक था, फिर छोड़ भी दिया उन्होंने. ठीक है, लिखिए चार्टर एक्ट 1853. सबसे पहला, ये तो 2nd 3rd जनरेशन के आपके हैं. सबसे पहले 1861 में आपका बने थे रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई हैं. रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आई थिंक प्रीलिम्स में सवाल है, 1861 में बने हैं, टैगोर के बड़े भाई हैं. ठीक है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा. लिखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853. चार्टर एक्ट ऑफ 1853. ओपन competition for civil services starts. Open competition for civil services starts. Next point लिखिए, Macaulay Committee on Civil Services is appointed. Macaulay Committee for Civil Services is appointed. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. पहला बुलेट पॉइंट लिखिए, एंड ऑफ कंपनीज रूल. एंड ऑफ कंपनी रूल. एंड ऑफ कंपनी रूल. कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, एंड ऑफ कंपनी रूल. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट दीजिए, ऑफिस ऑफ वाइसरॉय स्टार्ट्स. ऑफिस ऑफ वाइसरॉय स्टार्ट्स. ऑफिस ऑफ वाइसरॉय स्टार्ट्स. ऑफिस ऑफ वाइसरॉय स्टार्ट्स. नेक्स्ट लिखिए, न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टार्ट्स. न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टार्ट्स. इसको स्टार मार्क कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. इसके अंदर लिखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट्स. पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट्स. पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट्स. पोर्टफोलियो सिस्टम समझ रहे हैं, जैसे कैबिनेट सिस्टम अभी है ना, वैसे पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट्स अंडर कैनिंग. अंडर लॉर्ड कैनिंग, हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय. Lord Canning, who is the first viceroy. Next point लिखिए, it introduces Indians. It introduces Indians in the law making process. It introduces Indians in the law making process. 3 इंडियन हैं जिसको वो डालता है, वो एकदम इलीट इंडियंस लोग हैं. राजा ऑफ पटियाला, लिख लीजिए, राजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड दिनकर राव. दिनकर राव, सर दिनकर राव. मतलब लेकिन पहली बार इंडियन जो आता है कानून बनाने, मतलब बाकायदा कानून बनाने में, जिसको पहली बार डाल रहा है, वो इन लोगों को इसी टाइम डाल रहा है, 1861 में. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस. बिगिनिंग ऑफ
representative institutions, beginning of representative institutions, example legislative councils for Bengal, Punjab and Northwestern Frontier Provinces, और लास्ट पॉइंट लिखिए, स्टार मार्क कीजिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर स्टार्ट्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर स्टार्ट्स। इसको स्टार मार्क कीजिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफ द गवर्नर स्टार्ट्स। नेक्स्ट लिखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। It implements an indirect election system. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं आपका हाथ दुख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि जितना कर रहे हो उतना कीजिए, आपको आदत डालनी पड़ेगी अब उसकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, members allowed to debate without voting। लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट, provincial legislative councils were given more power, provincial legislative councils were given more power। अब बताइए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कौन से रीजन का, कौन से प्रोविंसेस? बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, पंजाब हो गया, यही सब आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो सबसे पहले देखिए, क्या मैं सिस्टम बना देना चाह रहा था, आपको याद रहे, है ना। अभी 1892 तक में हम लोग रोकते हैं, फिर मैं आपका सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूं। देखो 1857 में क्या होता है, देखो अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझना। एक पॉइंट पकड़ लो, 1813, ठीक है। एक पॉइंट पकड़ लो 1833, एक पॉइंट आप पकड़ लो 1861, ठीक है। एक पॉइंट पकड़ लो 1892। इसमें अगर आप ये नहीं भी चाहते हो, ये और ये पकड़ो, एकदम आराम से, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहानी के तौर पे आपको बता रहा हूं। यहां पे आ जाता है नेपोलियन, एकदम सिंपल सी कहानी रखते हैं। नेपोलियन आ गया, ये नेपोलियन था फ्रेंच है तो एंटी यूके मतलब यूके की कंपनीज फ्रांस में जाकर के ट्रेड नहीं कर सकती है। अब फ्रांस में जाकर के ट्रेड नहीं करेगी तो उसको चाहिए मार्केट, तो जाकर के बोलेगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉबी लगाएगा, बोलेगा भाई मेरे को भी इंडिया जाने दो। तो बोलेगा पर इंडिया में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली है। तो बोलेगा यार मेरे बारे में भी सोचो, हमें जाने दो, उसको आप कुछ एक फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट का दे दो, पर हमारे लिए मार्केट खोल दो। तो बोलता है ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है वो खत्म कर देता है। सब में नहीं खत्म करता है, टी में अभी भी है, और चाइना के साथ जो ट्रेड कर रहा है वो अभी भी है, पर इसकी मोनोपोली ज्यादातर खत्म कर देता है और बाकी यूके की कंपनीज को अलाउ कर देता है। सिंपल इतनी सी कहानी है। एक चीज और है कि 1 लाख रुपए और दे देता है। 1813 को आपने पकड़ लिया एकदम।
1813 में कुछ नहीं, ये चीजों को और सेंट्रलाइज कर देता है। सारा पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, बेंटिक बन गया, सारा पावर इसको दे दिया। अब सारा पावर इसको दे दिया मतलब प्रोविंसेस जितने भी हैं, बॉम्बे हो मद्रास हो, सबकी डिपेंडेंसी अब बंगाल पे है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। यानी कि बंगाल विल बी मोर देन बॉम्बे, विल बी मोर देन मद्रास, जो भी है सबको इससे आकर के साइन लेना पड़ेगा। यानी डिसेंट्रलाइज नहीं है, यहां पर डिसेंट्रलाइज कर दिया है, बॉम्बे मद्रास को दे दिया स्कोप, यहां पे भी वो कर दिया है। तभी तो यहां पे हाई कोर्ट्स भी पहली बार खुलता है, हाई कोर्ट्स वगैरह भी प्रोविंसेस में खुलना शुरू होता है। बात समझ रहे हो? अब सवाल उठता है कि इतना चेंज क्यों लाया? क्योंकि बीच में एक 1857 आ गया। 1857 में आ गया रिवोल्ट, और इसको यह समझ में आ गया कि अब हम लोग सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, हमें पावर देना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रिंसली स्टेट्स है जिन्होंने हमारी मदद की। अभी तक हम इनसे इनकी रियासत छीन रहे थे, है ना? अब हमें इनको अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे ये बंगाल को जो पूरा सेंट्रलाइज पावर दिया हुआ है वो धीरे धीरे खोलना शुरू कर देता है, और ये जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी था सबको बंद कर देता है, और 1858 के से वाइसरॉय कर देता है, वाइसरॉय कर देता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर देता है, प्रिंसली के साथ अच्छा रिश्ता कर देता है। और इंडियंस को, कौन है ये इंडियंस? यही रजवाड़े सब है, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, ये सब बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 1857 में मदद किया इनका। तो इंडियन लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे? इन लोगों को रिवॉर्ड कैसे करेगा? ये बोलता है आओ तुम आओ मेरे साथ कानून बनाने में, तुम लोग पहले इंडियन हो जिसको मैं अपने साथ रख रहा हूं, मैं तुमको नॉमिनेट करता हूं। आओ भाई दिनकर राव, आओ बनारस के राजा, आओ पटियाला के राजा, आओ दिनकर राव, आओ मेरे साथ मिलकर कानून बनाओ। क्योंकि अब तक कौन था? मकवाले वगैरह था, ब्रिटिशर्स ही था। तो पहली बार इंडियंस को मौका दे रहा है, और क्या कर रहा है? प्रोविंसेस को खोल रहा है, प्रोविंसेस में हाई कोर्ट खोल रहा है, और जो भी आपकी प्रोविंसेस है जहां के गवर्नर जनरल बैठे उनको भी और पावर दे रहा है। और 1892 आते आते लोगों को और डिस्कशन करने का भी अधिकार दे रहा है, और डिसेंट्रलाइज कर रहा है। तो कहानी को ऐसे याद रखना, 1813 पकड़ लो, 1833 उसके पहले का कहानी तो तुमको पता ही है, 1784 का और 1773 का। देखो डायरेक्ट प्रीलिम्स से सवाल आ जाएगा यहां पर, इसलिए मैं एकदम अच्छे से कहानी के तौर पे बार बार समझा रहा हूं, ठीक है? तो ऐसे कहानी को रटो। 1813 में तुम ये पकड़ लेना नेपोलियन को, फिर उससे जस्ट 20-20 साल पे चले जाओ ना, 20-20 ईयर्स, 1813, 1833, 1853, फिर 1853 के बाद 1857 का रिवोल्ट आ गया 4 साल के बाद। फिर 1857 से जैसे थोड़ा ठीक हुआ, 1858 में लंदन में जाकर के सारा चेंजेस किया होम, फिर 1861 में इंडिया में चेंज किया, फिर 30 साल जोड़ दो 1892, फिर यहां से तो आपका 1909, 1919, 10-10 साल। क्लियर है? इतना याद रहेगा? याद रहेगा? इससे सवाल आएगा, इसलिए मैं बहुत फोकस करके आपको पढ़ा रहा हूं। तो 1892 का आप लोगों ने लिख दिया। अब मैं चाहूंगा कि 1 मिनट लो और रीड कर जाओ जो जो लिखा है आप लोगों ने। 1 मिनट लो और जल्दी से रीड आउट कर जाओ जो भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें। कुछ रटना नहीं है, पॉलिटी में कुछ नहीं रटना है। जैसे मैंने कहानी बताई वैसे है कि नहीं, बस वो देखती जाओ। 1 मिनट लो और पूरा रीड कर जाओ।
समझ आ रहा है? ऑर्डिनेंस कब लाया गया? 1861, याद रखना। दिनकर राव को कब लाया गया? 1861। लॉर्ड कैनिंग कब था? 58 में था बना, लेकिन 61 में भी है ना, वही है। पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया? याद रहेगा, 1861, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन कब हुआ? 1833। सब पार्टिसिपेट कीजिए, समझ में आ रहा है तो बताइएगा। लॉर्ड लॉ कमीशन कब आया? ठीक है। यूरोपियंस को कब अलाउ किया कि आकर के वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं? 1833। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन भी 1833 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। सिविल सर्विसेज इन स्पिरिट कब स्टार्ट हुआ? 1853, याद रखिएगा। ठीक है। नेपोलियन कब आया कॉन्टेक्स्ट में? ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली कब खत्म हुआ कंप्लीटली? 1833 में खत्म हुआ। 1833 में प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया, है ना, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। उससे पहले क्या था, 20-20 साल तक चल रहा था, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया? है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसी में तो आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डुअल कंट्रोल, है ना। ये बताइए वॉरेन हेस्टिंग कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में था? 1773, याद रहेगा। ये बताइए कि दिनकर राव कब आया? 1861। ये बताइए कि डिस्कशन कब अलाउ किया गया? 1892। वोटिंग राइट्स दिया गया था क्या? वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। ठीक है, लिखिए अब काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। याद हो गया सबको? देखिए जो भी मैं बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सेंट्रिक है। सवाल आएगा प्रीलिम्स में, डेफिनेटली आएगा, तो इसलिए मैं रटा दे रहा हूं ताकि आप कल आइए तो फिर पढ़ के आइए। काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 1909 में आपका मोरले मिंटो रिफॉर्म्स है। मोरले आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लॉर्ड मिंटो आपका वाइसरॉय है। और इसमें बस एक ही चीज याद रखिए कि 1906 में मुस्लिम लीग बना। मुस्लिम लीग बनाया क्यों? कांग्रेस का पावर बढ़ रहा था, कांग्रेस का पावर बढ़ रहा था, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुस्लिम लीग बनाया और मुस्लिम लोगों को एक कम्युनल आपका इलेक्टोरेट दे दिया। मतलब सिर्फ अगर मुस्लिम खड़ा हो रहा है तो उसको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट दे सकता है। तो कम्युनल इलेक्टोरेट वाला सिस्टम 1909 में स्टार्ट हुआ। अभी भी इनडायरेक्ट इलेक्शन ही चल रहा है। सबसे पहला इनडायरेक्ट इलेक्शन कब आया? सबसे पहला इनडायरेक्ट इलेक्शन, देखिए देखिए नोट्स में चेक कीजिए, सब नोट्स में। मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं पता नहीं, मैंने क्या पूछ दिया। सबसे पहला इनडायरेक्ट इलेक्शन कब आया? मैं चाह रहा हूं सब जवाब दें, बताइए, आप बताइए। वेरी गुड, 1892। ठीक है, लिखवाया है मैंने ना 1892, अंडरलाइन कर लीजिए उसको। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन अभी 1909 में भी इनडायरेक्ट चलेगा, ठीक है, पर पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन 1919 में होगा। बात समझ रहे हैं? 1919 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन होगा। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी जो बनता है, स्वराज पार्टी, है ना, जो आप देख, CR दास नाम सुना है? चितरंजन दास पहली बार जब इलेक्शन लड़ते हैं, जब गांधी जी और उनमें टसल होता है, गांधी जी और उनमें बनता नहीं है। गांधी जी बोलते हैं हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो बोलते हैं इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन जीत करके जाते हैं भारी मत से। तो इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही वो जाते हैं। पहला इलेक्शन उसका 24 में होता है, ठीक है, डिलेड रहता है, लेकिन वो इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत होता है। तो याद रखिएगा पहला डायरेक्ट इलेक्शन 1919 में होता है, तो 1909 में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो लिखिए 1919 एक्ट। पहला, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सत्येंद्र सिन्हा, स्टार मार्क कीजिए, सत्येंद्र सिन्हा, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
to join Viceroy's Executive Council. Satyendra Sinha, the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. Who is the first Indian to join the Viceroy's Legislative Council? सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया. बिल्कुल, वेरी गुड. देखो एकदम सही. यही है, यूपीएससी ऐसे ही सवाल करेगा. मैंने क्या बोला उस वक्त, वो क्या कर रहा है, बस नाम चेंज कर दिया है ना. देखो वाइसरॉय है ना यहाँ पे बैठा हुआ, वाइसरॉय. मान लो ये वाइसरॉय है. वाइसरॉय का दो काउंसिल होता था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे अभी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी एग्जीक्यूटिव. ठीक है, इसमें पहली बार इंडियन लाया वो सत्येंद्र सिन्हा. और ये लॉ बनाने में तो पहले ही 3 इंडियन को डाल चुका है. दिनकर राव, राजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस, है ना. तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आप बताइएगा ये 3 राजा. ठीक है. और अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो सत्येंद्र सिन्हा. ये कब? 1909. ये कब? 1861. क्लियर है? समझ में आ रहा है? जोड़ पा रहे हैं? देखिए, कानून बनाने के लिए अलग और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए अलग. बाद में ये अलग हो जाता है. अभी आज के टाइम में वाइसरॉय कौन है? प्राइम मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है? उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर उसको आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो. और यही आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लोकसभा राज्यसभा जो कानून बनाता है. ब्रिटिश से हम लोगों ने डायरेक्टली उठा लिया है. समझ रहे हैं? तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, legislative councils size increased and members were allowed to ask supplementary questions as well. You are allowed to ask supplementary questions as well. पहले क्या था 1892 में? सिर्फ डिस्कशन कर सकता था. सिर्फ डिस्कशन की, हाँ भाई बजट अच्छा है, हाँ मुझे लगता है कि 5 रुपया और भी हो सकता था, लेकिन चलो ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं? 5 रुपया एक्स्ट्रा क्यों नहीं दे रहे हो? वहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहा है. एक पावर और बढ़ गया कि नहीं? वोटिंग राइट अभी भी नहीं है, पर एक पावर और बढ़ गया. धीरे धीरे लोग पावर एक्वायर कर रहे हैं, है ना. पहले सिर्फ डिस्कशन कर सकते थे, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, बुरा है, बस कुछ बोल नहीं सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, वोट नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये 1909 में थोड़ा और पावर बढ़ा. अब आइए 1919 में आ जाइए. 1919 को स्टार मार्क कीजिए. 1919 को ही हम लोग कहते हैं मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. अब इसको ऐसे याद रखिए, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को ऐसे याद रखिए कि गांधी जी उस वक्त आ रहे थे पावर में धीरे धीरे. 1919 से पहले एनी बेसेंट थी. एनी बेसेंट नाम सुना होगा कभी? एनी बेसेंट थी. और ये लोग स्वराज का डिमांड कर रहे थे, होम रूल का डिमांड कर रहे थे. होम रूल, सेल्फ रूल गवर्नमेंट का डिमांड कर रहे थे. तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ला के दिया. यानी कि थोड़ा और पावर दे रहा होगा, कुछ और इंडियंस को इंक्लूड कर रहा होगा, कुछ और सवाल जवाब करने का राइट्स दे रहा होगा, थोड़ा सा और मेंबर्स को बढ़ा रहा होगा. इससे ज्यादा और क्या करेगा? तो लिखिए पहला पॉइंट जो करता है. फर्स्ट पॉइंट, they introduced diarchy. That is transferred subjects and reserved subjects. Transferred subjects and reserved subjects. रिजर्व मतलब अपने लिए रखा. रिजर्व कौन कौन से सब्जेक्ट्स?
एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये जो रिजर्व सब्जेक्ट था, इट इज गवर्न्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर, अब बात समझ में आई, गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और गवर्नर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, समझ रहे हो? तो ये अपने पास रखा है रिजर्व सब्जेक्ट। एक तरीके से पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो इसका मेन बंदा है वो कर रहा है, और इसी टाइम में क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? डायरेक्ट इलेक्शन। स्टार मार्क करो, डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये लोग जो डायरेक्ट इलेक्ट होकर के जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं? वो यहां जा रहे हैं, वो यहां जा रहे हैं, यहां पे स्कोप नहीं रख रहा है। तो जो हल्का फुल्का सब्जेक्ट बच गया है, हल्का फुल्का जो दो चार इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं है, वो यहां पे दिया हुआ है। तो इनको यहां पे बोल रहे हैं तुम इधर आओ, इधर आकर के बात करो, ठीक है? तो ये ऐसे है, तो वही लिखो, रिजर्व सब्जेक्ट लिख लिया। ट्रांसफर सब्जेक्ट, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर with the aid of ministers, with the aid of ministers, with the aid of ministers, with the aid of ministers। अब ये हर एक प्रोविंस में भी है और हर एक सेंटर में भी है। बात समझ में आ रहा है? जो प्रोविंस के हैं उनको प्रोविंस में दे रहा है, बिल्कुल। देखिए ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, कहां? डायरकी आपका प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया है, डायरकी अभी सेंटर में नहीं आया है, डायरकी प्रोविंसेस में, सेंटर में डायरकी नहीं है। सेंटर में भी आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो उसमें भी जा रहा है। सेंटर में हम लोग देख रहे हैं बाई कैमरलिज्म है, सेंटर में बाई कैमरलिज्म है। इन सेंटर देयर इज बाई कैमरलिज्म। जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है ना, उसका बेसिस यहीं से स्टार्ट होता है, 1919। लिखो, इन द सेंटर देयर इज बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म, ये वर्ड से घबराना नहीं, बाई मतलब दो, कैमरलिज्म मतलब आपका दो हाउसेस। जैसे सेंटर में आपका लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसे ही सेंटर में आपका हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल है, मतलब जो कि वाइस रॉय है, वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वाइस रॉय का आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम लोग देखते हैं कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और यहीं से आपको जो डायरेक्ट इलेक्ट होकर के लोग आ रहे हैं वो यहां जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और प्रोविंसेस में जो लोग जा रहे हैं वहां डायरकी है, यानी डायरकी आपका प्रोविंसेस में है और सेंटर में आपका बाई कैमरलिज्म है। याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, ये यूपीसी प्रीलिम्स से सवाल आता ही आता है कि बाई कैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस हुआ, डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुआ, डायरकी सेंटर में था या इसमें था। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा लिखिए, कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट is extended to six SIKHS, 6 Christians, Anglo-Indians and Europeans 1909 तक में किसके लिए था? सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। अब क्या किया? सब में सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया। तो देख लो धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहा है। 6 यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, ठीक है, क्रिश्चियंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंट्रोड्यूस्ड पब्लिक सर्विस कमीशन। जो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन हम लोग देखते हैं वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस्ड पब्लिक सर्विस कमीशन। इंट्रोड्यूस्ड पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टार मार्क कीजिए, पहली बार गेव विमेन द राइट टू वोट, गेव विमेन द राइट टू वोट। स्टार मार्क कीजिए, गेव विमेन द राइट टू वोट, गेव विमेन द राइट टू वोट। मत मीनिंग समझ में आ रहा है कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं? अब लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, सॉरी, डायरकी,
डायरकी नॉट इन सेंटर। देखिए सबसे पहले क्या था, लोग उस वक्त सेल्फ रूल की बात कर रहे थे। अब डायरकी अगर सेंटर में होता तो ज्यादा सेंटर में, ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो पहले इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये देखना चाह रहे थे कि डायरकी का क्या रिलेवेंस होता है। सो मच सो कि डायरकी का इतना बैड रिस्पॉन्स आया था कि साइमन कमीशन तक ने ये बोला था कि डायरकी को हटा दो, पर इन्होंने कभी हटाया नहीं, डायरकी को फिर सेंटर में भेज दिया। बात समझ में आ रहा है? पहले डायरकी प्रोविंसेस में था, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखना चाह रहे थे कि लोगों को गवर्नेंस का जो एक एक्सपीरियंस है वो कैसे दिया जाए। तो कहीं पे भी आप उसको स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करते हैं। प्लस जो भी फंक्शनल जो भी लिस्ट है वो इतने रेलेवेंट नहीं थे कि वो सेंटर में गवर्नर जनरल और वाइस प्रेसिडेंट मिले। तो ये यहाँ पे करके इन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखा, इट टर्न आउट टू बी डिजास्ट्रस। साइमन कमीशन व्हिच वाज इनवाइटेड टू फॉर्म न्यू law also suggested going against it, but they still did not remove it, they just transferred it from province to center। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इसको स्टार मार्क कीजिए। यहीं पर पहली बार है जो हम लोग देखते हैं, जो अभी हम लोग का यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो हम लोग अभी देखते हैं ना, सबसे पहले वहीं पे आया 1935 में। तो लिखिए डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब एक चीज थोड़ा सा समझिए, आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू लर्न एनीथिंग, बस मतलब रटना कुछ भी नहीं है। मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको चीजें एकदम कहानी की तरह लगने लगेंगी। देखिए 1935 आने से पहले पहले तक जो मूवमेंट है ना वो बेहद तेज हो चुका है, लोग जागरूक हो रहे हैं। इससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसे हो चुकी हैं। इससे पहले कब आया? 1919 में। 1919 के बाद गांधी आ चुके हैं सीन में, और कांग्रेस को एकदम गांधी के अंदर में काफी एक मास जो उसको सपोर्ट बेस होना चाहिए था वो बन चुका है। हम लोग देखते हैं कि गांधी तब तक आपका नॉन कोऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, फिर हम लोग देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस भी ला चुके हैं, और गांधी के साथ साथ नेहरू भी काफी एज अ प्रोमिनेंट लीडर, सुभाष चंद्र बोस एज अ प्रोमिनेंट लीडर बनकर के राइज हुए। यही वो वक्त है, और लेट 1920s का वो वक्त है जब दे आर डिमांडिंग पूर्ण स्वराज। यहीं से उनका पूर्ण स्वराज का डिमांड स्टार्ट हो रहा है, लेट 1920s में ही। वो चाह रहे हैं कि भाई हो गया, तुमने होम रूल के नाम पे दे दिया हमें, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस। वो बोल रहे हैं ठीक है मैं तुमको डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा, पर ये बोल रहे हैं नहीं मेरे को अब चाहिए पूर्ण स्वराज। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम इंडियंस हैं, वी कैन मेक the laws for ourselves, we are competent enough to do that and we will make the constitution for ourselves। ये क्या तुम लोग हर बार साइमन कमीशन को बुला बुला करके ओपिनियन ले रहे हो कि नया कैसे बनेगा एक्ट नया? अरे हम इंडियंस हैं, हम पढ़े लिखे हैं, वैसे पढ़े हुए हैं, सारे अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो why should not we be making the laws for us? ये डिमांड शुरू हो जाता है उनका। यानी अगर आपने पढ़ा होगा कभी तो नेहरू रिपोर्ट करके कुछ पढ़ा होगा, एक नेहरू रिपोर्ट करके आता है जहां पे ये लोग चैलेंज लेते हैं कि हम लोग अपने लिए अच्छा संविधान बना सकते हैं। क्योंकि साइमन कमीशन जिसको बुलाया था उसमें एक भी इंडियंस नहीं थे, देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन इन द साइमन कमीशन, एंड दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, द इंडियंस फेल्ट ह्यूमिलिएटेड कि दे हैव टू डिपेंड ऑन द ब्रिटिशर्स टू मेक लॉ फॉर देमसेल्व्स। तो यहीं से दो डिमांड शुरू होता है, एक पूर्ण स्वराज का, और कहीं ना कहीं शुरू होता है कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब यहीं से वो डिमांड चलेगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा अभी वो यहीं से स्टार्ट होगा, ये मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब तक क्या था कि हमें सेल्फ रूल दो, डोमिनियन स्टेटस दो, ये सारी बातें चल रही थी, पर अब पूर्ण स्वराज मतलब पूरी आजादी दो। अब ये सेल्फ रूल और होम रूल नहीं चाहिए मेरे को, और हम अपना खुद से बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेहरू रिपोर्ट में वो बना करके दिखाता भी है कि
हम लोग कैसे करके बनाएंगे, वहीं पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, वुमेन राइट्स के बारे में बात कर रहा है, ये सारी चीजें। तो यहीं से आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होती है, और यहीं पे मुस्लिम लीग फिर आपका 1940 से पाकिस्तान का भी बात करना शुरू कर देता है, 1932 नेशन वाला भी बात यहीं से शुरू हो जाता है। तो अभी जो मेजरली है ना, ये जो है ये आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में बात करेगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब अभी क्या था, अगर मान लो ये इंडिया है तो सारा पावर सेंट्रलाइज्ड होने की बात कर रहा है, पर ये पहली बार बोलेगा कि प्रोविंसेस को अलग अलग ऑटोनॉमी दो, डिसेंट्रलाइज रखो, क्योंकि अब मुस्लिम्स एक मेजर पावर बनकर के उभरे हैं, और इंडियंस और कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग सब अपना डिमांड कर रहे हैं, तो सब बोल रहे हैं कि हमें और पावर दो, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तौर पे ये उभरेगा। अब ऑटोनॉमी नीचे देने के का मतलब यह है कि डायरकी नीचे से हटेगा। कैसे तुम दोगे ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी तब दोगे ना जब तुम वहां पे पूरा आजादी दोगे कानून बनाने का उसको। अभी डायरकी में क्या हो रहा था, तुम रोक दे रहे हो, तुम सारा पावर सेंटर में रखे हो, वाइसरॉय। अब वो बोल रहे हैं ठीक है हम आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं, तुम जाओ, तुम कानून बनाना चाहते हो, ठीक है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर तुमको पूर्ण स्वराज अभी नहीं देंगे। और गांधी जी उसी को लेकर के बार बार रेजिस्ट कर रहे हैं कि भाई वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज दो, ये सब वो सब कहानी चल रही है। तो अभी से तीन चीजें चलेंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पूर्ण स्वराज और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में ये कि भाई तुम वीटो नहीं करोगे बात बात पे, हम कुछ भी कानून लेकर के आएंगे, तुम वीटो पावर अपने पास रखे हो, तुम बात बात पे वीटो कर देते हो, तो वी शुड नॉट डू इट। वीटो मतलब मना कर देना। तो यही कहानी चलेगी। तो इसीलिए देखते हैं कि पहली बार तीन अलग अलग लिस्ट में चीजें बढ़ती हैं। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया कि नहीं? अगर दिया जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, इसका मतलब प्रोविंसेस अपना कानून खुद से बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों मिलकर बना सकता है, यानी और पावर दे रहा है नीचे। तो लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, अडॉप्टेड डायरकी एट द सेंटर। established RBI, एक और चीज लिखिए, स्टार मार्क कीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस क्लास, विमेन एंड लेबर्स। सबको दे दिया, ले भाई विमेन को विमेन वोट देगी, इसी को कम्युनल अवार्ड कहते हैं, रैमसे मैकडोनल्ड वाला है ना। पूरे सोसाइटी को ऐसे करके तोड़ दिया कि सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। तभी गांधी जी फिर आप अनशन पे जाते हैं, है ना, पूना पैक्ट, सब कहानी सुन रखा है ना, पूना पैक्ट वाला वो सब, तो इसी से जुड़ा हुआ सब कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंडेड टू डिप्रेस क्लास एंड एवरीथिंग, इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेस। तो यानी अब बाइकैमरलिज्म को देखो 6 प्रोविंसेस तक में इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। ठीक है, हाँ, अभी एक्ट 1934 35 है ना, ये 34 19 आरबीआई एक्ट 1934 में बना है, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस यहां पे किया, मतलब इसी के बेसिस पे फिर उसको लाया। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन लाया, रिजर्व बैंक का लाया, और अभी तक जो था प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यहां पे आया। आरबीआई एक्ट 1934 में बना एक्ट आ गया, ठीक है, पर एक्ट जो आया है इसमें भी मेंशन किया गया है उसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आरबीआई के बारे में मेंशन है। आरबीआई एक्ट 1934 में आया है, लेकिन इंट्रोड्यूस यहां पे भी किया है इसको। ठीक है, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये लिख दीजिए। क्लियर है? अब इसी को उठा करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हेविली इंस्पायर्ड है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग देखेंगे अभी। पर इसके बाद अभी लिख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बाद डायरेक्टली हमें आजादी मिलती है, ठीक है, 1947। पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अबॉलिशेस द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, स्टार मार्क कीजिए, वाइसरॉय का ऑफिस खत्म। एंड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी खत्म। नेक्स्ट लिखिए, empowers constituent assembly, empowers constituent assembly to frame constitution, to frame constitution. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबैटन। लॉर्ड माउंटबैटन इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन कौन है? सी राजा गोपालचारी। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबैटन। अब मैं यहां पे थोड़ा सा आपको जो बताने जा रहा हूं उसको आराम से सुनिएगा, एकदम कुछ रटना नहीं है। 1935 तक आपको पता है, 1947 तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। अब इसके बीच का बस थोड़ा सा एक जर्नी देख लीजिए ताकि आपको चीजें याद रहे। 1935 वे सब डिमांड कर रहे हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल भी गया उनको, पर इसने वीटो पावर अपने पास रखा है। किसने? वाइसरॉय ने प्लस गवर्नर जनरल ऑफ प्रोविंसेस ने वीटो पावर अपने पास रखा है। तो वीटो पावर रखा मतलब क्या? कुछ भी मैं लेकर के जा रहा हूं तो उसको वीटो कर सकता है। अब वीटो कर दिया तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहां हुआ? इसको लेकर के काफी हेवी नेगोशिएशन होता है, लेकिन बात मानता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जितनी भी होती है ना, अपना सरकार से रिजिग्नेशन दे देती है, भाई ठीक है हम लोग नहीं चाहिए। 1937 आते आते तक रिजाइन कर देता है। बात समझ में आ रहा है? 1939 से हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू है। इस दौरान दो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। 1940 में ऑगस्ट ऑफर, 1941-42 में ही आपका क्रिप्स मिशन, और 1946 में हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन। ये तीन इंपॉर्टेंट वाटरशेड मूवमेंट्स हैं। 1935 से लेकर के 1947 तक में ये तीन वाटरशेड मूवमेंट्स हैं। अगस्त, और इन सब में डिमांड कर रहा है वो कि हमें संविधान बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, हमें आजादी चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके से आजादी चाहिए। ब्रिटिशर्स लोग का हालत थोड़ा खराब हो रहा है क्योंकि हिटलर जीत रहा है, तो वो इंडियन से नेगोशिएट करना चाहता है क्योंकि ही वांट्स कि इंडियन शुड आल्सो कम एंड पार्टिसिपेट इन द वॉर एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो वो रिलेंट करने के लिए तैयार है। तो यहां पे वो बोलता है ठीक है तुम जो बोल रहे हो मैं मानता हूं, वी विल सी एंड क्रिएट अ सिचुएशन वेयर मेनली इंडियंस, पूरी तौर पे इंडियंस नहीं, वेयर मेनली इंडियंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हम लोग देखेंगे उसमें कुछ ब्रिटिशर्स भी रहेंगे, उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स के भी लोग रहेंगे, बट मेनली इंडियंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका से रहता है। और बोलता है कि ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि माइनॉरिटी को पसंद नहीं होगा वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक तरीके से जिन्ना को पुश दे रहा है। दिस डज नॉट वर्क, दिस डज नॉट गो थ्रू। यानी आप देख रहे हो सिर्फ बात हो रही है संविधान में अपने से बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे बोलता है मेनली इंडियंस। फिर यहां पर आता है क्रिप्स मिशन, यहां पे बोलता है मेनली इंडियंस आफ्टर द वॉर। अब आफ्टर द वॉर मतलब कब? 2 साल, 4 साल बाद, 6 साल बाद, कुछ बताओ। कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं देता है। देखो याद रखना,
अगस्त ऑफर में आता है और बोलता है ब्रिटिशर्स, ओके वी विल सी दैट आफ्टर द वॉर को डिफाइन नहीं करता है कि 1 ईयर आफ्टर द वॉर, 6 मंथ्स आफ्टर द वॉर, 10 डेज आफ्टर द वॉर, कुछ नहीं बताता है. तो वेयर आफ्टर द वॉर मेनली इंडियंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये 2 पॉइंट पर लेकर के इन लोग का डेडलॉक हो जाता है. नहीं, कब डेट बताओ, क्यों, वाई ओनली इंडियंस, वी इंडियंस कैन मेक द लॉ फॉर अस, वाई मेनली इंडियंस, एंड ये माइनॉरिटी को तुम क्यों दे रहे हो, ये लोग तो पार्टीशन चाह रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है. यहां पे आता है तो पहली बार बोलता है इमीडिएटली आफ्टर द वॉर. यहां पे पहली बार क्या वर्ड यूज करता है, इमीडिएटली. आफ्टर द वॉर. और मेनली की जगह ये बोलता है इंडियंस. ठीक है, इंडियंस लोग ही करेंगे, पर यहां पर वो डोमिनियन स्टेटस की बात करता है और उसको चाहिए होता है पूर्ण स्वराज. तो ये बात भी नहीं जमती है, ये बात भी नहीं जमती. फाइनली ये कैबिनेट मिशन आता है और वो बोलता है भाई, जिन्ना को सुनाता है कि तुम्हारा हुआ बहुत, कोई पाकिस्तान आपको नहीं मिल रहा है, जो है इंडिया ही रहेगा. तुम जो पाकिस्तान का डिमांड कर रहे हो, दोनों के बीच 1400 किलोमीटर का गैप है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो भी बांग्लादेश है. तो तुम इतना देर से मैं तुमको बस इसी तरीके से मतलब रख रहा था, तो तुम समझ रहे हो. अभी कैबिनेट मिशन बहुत स्टैंडर्ड स्टांस रहता है ब्रिटिशर्स का. वो साफ साफ बोलता है कि कोई पाकिस्तान नहीं बन रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा और उसी में ग्रुपिंग होगा. अलग अलग प्रोविंसेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन बने को जो मेंबर्स हैं, वो लोग इलेक्ट करके लोगों को भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा. ऑलरेडी जो प्रोविंसेस में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज चल रहे हैं ना, प्रोविंशियल असेंबलीज, उसके लोग आपस में इलेक्ट करके यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को भेजेंगे और वो बनाएंगे संविधान. समझ रहे हो? यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कैबिनेट मिशन बोल रहा है, एक्चुअली में यही बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और यही आपका हम लोग देखते हैं कि जाकर के संविधान बनाता है बाद में. नहीं समझे? देख, मैं फिर से समझा दे रहा हूं. यहां तक कहानी क्लियर है. कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन आकर के सिंपली इतना कहता है, भाई पाकिस्तान नहीं बन रहा है. अभी तक क्या बोल रहा था, समय पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था कि हाँ तुम्हारा जो भी होगा पाकिस्तान इसमें रहेगा, पाकिस्तान इसमें रहेगा. पहली बार आता है पाकिस्तान को मना कर देता है, अलग से कोई पाकिस्तान नहीं बन रहा है, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगा, इसके मेंबर्स होंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आएंगे. डायरेक्ट इलेक्शन अभी कौन करवाएगा? कोई नहीं करवाएगा डायरेक्ट इलेक्शन. अभी इतना टाइम नहीं है, पैसा नहीं है. जो ऑलरेडी इलेक्टेड लोग हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो लोग इलेक्ट करेंगे, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. और वो लोग जो जाएंगे, ठीक है, वो मिलकर के संविधान बनाएंगे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो जो संविधान बनेगा, और ये पूरा जो है ना ग्रुप बटेगा 3 हिस्सों में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके बारे में बोलता है ना, वहां पे जब जिन्ना इंटर करता है, मुस्लिम लीग अग्री कर जाता है और कांग्रेस भी अग्री कर जाता है, और जब जिन्ना अंदर जाता है तो वो घबरा जाता है और वो वहां से हट जाते हैं और डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर देता है. डायरेक्ट एक्शन डे कि अब हमें पाकिस्तान चाहिए. तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, यही जाकर के आपका जो अभी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. मैं इतना कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंच गए. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो संविधान बनाएगा, जिस संविधान के बारे में हम लोगों ने शुरू में इतना आइडिया लिया. बात समझ में आ रही है? तो लिख लो. ठीक है, ये ऐसे करके आप बना लो. 1935, 40, 42, 46 बीच का जो है, ऐसे करके बना लो. और इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ताकि कहानी के तौर पे आपको समझ में आए. वरना आप हिस्ट्री की किताब खोल करके पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन है कि क्या, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, दिमाग घूम जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा. 1935 लिख लो, 1940, 1942, 1946, फिर 1947.
बीच में है वेबल प्लान, पर वो रेलेवेंट नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंचना चाह रहा हूँ, ठीक है। वैसे डिकी बर्ड प्लान भी है, बैल्कनाइजेशन प्लान भी है, 75 और प्लान है जो पढ़ा सकता हूँ मैं, पर वो हिस्ट्री मैम के लिए छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये लिखिए 1940, 1942, 1946, ठीक है, 1947। 1940 के नीचे लिख दीजिए ऑगस्ट ऑफर, ऑगस्ट ऑफर लिख दीजिए, वेयर मेनली इंडियंस, where mainly Indians will be making the laws। और दूसरा पॉइंट जो रहता है आफ्टर द वॉर, नो डेफिनेट टाइम फ्रेम गिवन, नो डेफिनेट टाइम फ्रेम गिवन, नो डेफिनेट टाइम फ्रेम गिवन। यहां पे भी लिख दीजिए डोमिनियन स्टेटस, यहां पे भी लिख दीजिए डोमिनियन स्टेटस अवॉर्डेड, डोमिनियन स्टेटस अवॉर्डेड विच वाज अनएक्सेप्टेबल, विच वाज अनएक्सेप्टेबल। फिर 1942 में लिखिए क्रिप्स मिशन, इमीडिएटली आफ्टर द वॉर, इमीडिएटली आफ्टर द वॉर, एंड ओनली इंडियंस, ओनली इंडियंस, and only Indians। यहां पे लिखिए कैबिनेट मिशन, आइडिया ऑफ पाकिस्तान रिजेक्टेड, आइडिया ऑफ पाकिस्तान रिजेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फॉर्म्ड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन को अंडरलाइन करो, थ्रू इनडायरेक्ट election which would make constitution, which would make constitution for India as a whole as well as regional constitution, as well as regional constitution। मतलब भाई देखो, मैं बता ही देता हूं थोड़ा सा ताकि और अच्छे से याद रहे। ये जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बना ना, तो ग्रुप ए में वैसे रीजन्स को साथ में रखा गया जो तुम्हारा कांग्रेस डोमिनेटेड हिंदू मेजॉरिटी वाले रीजन को एक साथ रखा गया। ग्रुप बी में पाकिस्तान मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को साथ में रखा गया, और ग्रुप सी में कुछ ऐसे को रखा गया जो जिसके साथ ग्रुप ए मिल करके, ग्रुप बी और ग्रुप सी मिल करके बना सके, ताकि ये वाले लोग अपना इंडिविजुअल रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन भी बना ले, ताकि इनके रीजन में इनको फील ऑफ पाकिस्तान भी आए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द होल इंडियन यूनियन बना सके। बात समझ में आ रही है? पाकिस्तान नहीं बनेगा, पर रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन आप बना करके पाकिस्तान मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके आप उसका एक पाकिस्तान का फील ले सकते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये तरीका था जो कैबिनेट मिशन ने फॉलो किया, और अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। यानी अगर आपसे सवाल आता है कि आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन, तो आंसर क्या है? यस। इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, आंसर क्या है? ठीक है। और यही अल्टीमेटली फिर बाद में जाता है, नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये सब वो सब होता है, कहानी बनती है, प्रियम्बल वैम्बल की कहानी चलती है, और फिर जाकर के हमारा आज का जो संविधान है वो बनता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आपको समझ में नहीं आया क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको? हाँ, समझ में आ रहा है? देखिए एकदम खुल के पूछिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग सबको ना ये चीज समझ में आए। अभी एकदम हम लोग शुरू कर रहे हैं, एकदम जम के सवाल करिए। हो सकता है कि 100 क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं हो, 100% जवाब नहीं हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब मिले हर तरीके से, सही जवाब ना। सॉरी, देखिए डोमिनियन स्टेटस मतलब ब्रिटिशर्स के अंदर ही रह करके वो काम करे, वो इंडिपेंडेंट ना हो, क्योंकि वो इंडिया को छोड़ना नहीं चाह रहा था। ठीक है, बाद में हम, और ये पूर्ण स्वराज का डिमांड कर रहा था। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट, वो नहीं देना, छोड़ना चाह रहा था। डोमिनियन स्टेटस मतलब साथ में ही रहे। ठीक है, वो चीज है। और डोमिनियन स्टेटस लास्ट में उसको आजादी लेने के लिए डोमिनियन स्टेटस पे ही वो अग्री करता है बाद में, लेकिन अल्टीमेटली वो पूर्ण स्वराज उसको नहीं मिलता है। बोलता है या जो करना है जल्दी करो, पार्टीशन करो
और जो भी खत्म करो मामला लेकर के मामला खत्म करो, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक हम लोग रहेंगे, मैं आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ आराम से और अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा हम लोग है कि सिर्फ संविधान से जुड़ी हुई बातों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। इतना कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए बताया ना क्योंकि तो सवाल आता है, दूसरा चीज कल को आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और तीसरी चीज ये है कि कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। अगर तभी जरूरत नहीं होगी ना तब आपको जब कॉन्टेक्स्ट पता होगा, पीछे की कहानी पता होगी कि क्या हो रहा है, क्यों बन गया, अचानक से संविधान आ गया। तो मैंने आपको पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया दे दिया। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ 2 मिनट में आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा यूपीएससी को लेकर के, सिलेबस को लेकर के एकदम कॉन्शियस रहिए, यूपीएससी सेंट्रिक पढ़ाई कीजिए, प्रीलिम्स मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच रखिए, प्रीलिम्स को लेकर के और मेंस को लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ लेकर के चलिए। छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया, पूरे संविधान का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको एक बैकड्रॉप दिया, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप की कैसे कैसे करके वो इवॉल्व करते हुए आया है 1773 से और अभी तक से 1947 तक। दूसरा चीज मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो ब्रॉडर कैरेक्टराइजेशन है कि क्या क्या उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, जुडिशरी का क्या काम है, पार्लियामेंट क्या करता है, लेजिस्लेचर क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या है, गवर्नर क्यों है, ये सारी जितनी भी कहानियां, फेडरल स्कीम्स क्या है, ये सब मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो मतलब आप इस पोजीशन पे है फर्स्ट क्लास के बाद कि आपको कोई पूछेगा कि भाई क्या है हमारा संविधान या क्या है पॉलिटी, तो आप एक ठीक ठाक स्थिति में है कि उसको आप बता सकेंगे ये चीजें हैं इसमें, है ना। जा करके रिवाइज कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जैसे क्लासेस बढ़ते चले जाएंगे ना वो बल्कि होता चला जाएगा। तो रिवाइज करते रहिए। 5 से 6 क्लासेस में आप देखिएगा कि यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चन, विल बी सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस टुगेदर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब आया है? 1800 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं आया था उसमें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 में आया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज कम इन 1858, है ना। जब वो हटाया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हटा, वाइसरॉय आया, तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 में आया है, लंदन में वो बैठता था और वाइसरॉय से कनेक्ट करता था, वो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। और वो 1947 में खत्म हुआ, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या आपको? बता दूं फिर से। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 में चेंजेस लाया गया है। 1857 में जब वॉर हुआ, रिवोल्ट हुआ, तो पूरा जो लंदन में जो पूरा मैकेनिज्म है ना उसको चेंज कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अबॉलिश हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो अबॉलिश हो गया। अब नया सिस्टम लाया गया। नया सिस्टम क्या लाया गया? वाइसरॉय लाया गया, उसके जगह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म हो गया। तो अब लंदन में लाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और वाइसरॉय जो था वो डायरेक्टली आंसरेबल था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और इन दोनों का पोजीशन 1947 में खत्म कर दिया गया। ठीक है, क्लैरिटी है? बताइए। जी, डेलीगेशन ऑफ द पावर मतलब कि आप डेलीगेट कर देते हैं किसी चीज को। मान लीजिए कि अगर कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है ना। लोकसभा राज्यसभा कानून बनाएगा, लेजिस्लेटर्स का काम है, पर वो पार्लियामेंट्री डिसरप्शन हो जाता है, ठीक से डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता है, सेशंस आपका डिसरप्टेड रहता है। तो वो ब्रॉडर फ्रेमवर्क बना देते हैं, और उसके अंदर की जितने भी रूल्स बाय रूल्स जो भी उसके अंदर का जो, वो ब्यूरोक्रेसी के पास चली जाती है। ब्यूरोक्रेसी यानी, ब्यूरोक्रेसी क्या है? वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का काम लॉज बनाना नहीं है, एग्जीक्यूटिव का काम लॉ को इंप्लीमेंट करना है। तो जब वो पावर खुद लॉ ना बना करके आप किसी ऐसे ऑर्गन को दे देते हैं जिसका काम लॉ नहीं बनाना है, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। बात समझ में आ रहा है? आउटसोर्स कर देना, जो कि सही नहीं है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पर इंडिया में यही होता है टिपिकली, क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको साइंस एंड टेक पे कोई पॉलिसी बनानी है, कोई लॉ बनाना है, तो आपका साइंस एंड टेक मिनिस्टर पहले इतना ज्यादा नॉलेजेबल हो, पहले तो वो होगा नहीं, पहला चीज। पर फिर भी वो पॉपुलर परसेप्शन पे बना देता है एक साइंस एंड टेक पे कोई मेजर पॉलिसी, तो वो
जो भी एक्सपर्ट बंदा है वो उसी को फॉरवर्ड कर देगा, भाई तुम इसमें ब्रॉडर प्रिंसिपल जो भी है तुम डाल दो। इट कैन बी बिकॉज ऑफ दैट, और इट कैन बी बिकॉज कि लॉ बनाने का जो पूरा एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होना चाहिए, उतना टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस हो रहे हैं, इतने सारे मैटर्स को इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप कैसे डिस्कस कीजिएगा। तो आप कई बार मैटर्स को गिलिटीन कर देते हैं। गिलिटीन मतलब गला काट देना, मतलब उसका डिस्कशन नहीं हो पाता है। मुश्किल से 5-10 इश्यूज पे डिस्कशन होता है, मेजर सारी चीजों को हम लोग दे देते हैं नीचे, भाई देख लो, टाइम नहीं है उतना। समझ रहे हैं? कमिटीज नहीं काम कर रही हैं आजकल के टाइम में, इतना कमिटीज काम नहीं कर रही हैं। या तो बिल्स को मनी बिल बना करके पास कर दिया जाता है, या डिसरप्शन कर, मनी बिल बना के पास करेंगे तो लोकसभा में डायरेक्ट पास होना चाहिए, राज्यसभा में 15 दिन में करेगा तो ठीक है, वरना वो पास माना जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि भाई आप देखते हैं डिसरप्शन हो जाता है, वोट ऐसे वॉइस वोट करके एक दिन में ही पास करवा देता है, तो डिस्कशन नहीं हो पाता है। डिस्कशन नहीं हो पाने की वजह से भी प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखते हैं ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि सारा रूल बनाने का, लॉ बनाने का पावर उसके पास रहता है। ठीक है, हाँ बताइए। नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका वही फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह जो कैबिनेट मिनिस्ट्री था ना, वहां पे बैठा हुआ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो नहीं है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका लंदन में बैठा हुआ है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ बैठेगा? इंग्लैंड में बैठेगा। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो इंडिया में बैठेगा। वाइसरॉय तो दिल्ली में बैठेगा ना, 1911 से दिल्ली में बैठ रहा है, उससे पहले कलकत्ता में बैठ रहा है ना, जहां जहां जो है वो। देखिए भाई यही कंफ्यूजन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हट गया 1858 में, हट गया सब। 1858 से नया चीज आया है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डुअल कंट्रोल जो है वो खत्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म, अब आ गया नया, वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ चलो भाई पूछ लो। पार्टली, अच्छा पार्टी वेब, हम लोग आएंगे, सब डिस्कशन करेंगे वो सब, विल डू दैट। हम लोग एंटी डिफेक्शन पढ़ेंगे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सबका लेवल साथ लेकर के चलना है ना। नॉट एवरीबॉडी इज एज इक्वली प्लेस्ड एज यू आर, विल डू इट, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी टॉपिक अनटच्ड, ठीक है, डोंट वरी। और कुछ है तो पूछिए, कोई बात नहीं है ना। ठीक है, कल मिलते हैं।